गणपति बाप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है भाई, कैसे हो, केम छो तमे सारू छे? यस, गुड मॉर्निंग आरवा, गुड मॉर्निंग आयुषी, कैसे हो भाई सभी? गुड मॉर्निंग राहुल, किधर थे भाई, कल दिखे नहीं आप है पाजी? अपने नीलाजीत सरकार नहीं आए क्या? इतना दिन हो गया, सॉरी। यस भाई सभी, कहां हो तुम? आशुतोष केम छो, कैसे हो भाई? आशुतोष गुड। आरवा, आयुषी, आशुतोष, नीलाजीत आ गए, हमारे नीलाजीत सरकार आ ही गए आखिर इतने दिनों के बाद हैं। नीलाजीत बैकलॉग कंप्लीट। आदित्य कहाँ है भाई? आदित्य, भरत कहाँ हो आप? इतने दिनों से दिख नहीं रहे हो, कमाल कर दे हो पाजी, किधर हो तुम? विशाखा गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? एम ऑडिबल? सॉरी, गला खराब हो रहा है, गले को ठीक करवाओ है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, है ना? हाँ यस भाई, क्या हाल है सब? मजे एकदम। इतने दिन हो गए, सब कहाँ व्यस्त हो गए थे। नीलाजीत तो चलो ठीक है, वो दुर्गा पूजा में व्यस्त था। आशुतोष आई थिंक आप कंटिन्यू थे। राहुल आप कहाँ चले गए कल? आप नहीं दिखे मुझे। विशाखा तो आज दिख रहे हो आप। विशाखा है? विशाखा आपको मैंने इतने टाइम में नहीं देखा। आरवा, आयुषी, राहुल, आशुतोष, नीलाजीत, बाकी सबसे तो मेरा कंटिन्यू हो जाता है। विशाखा आपसे शायद आज ही हुआ है कनेक्ट मेरा। सीजी का कंप्लीट है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बस बढ़िया है ना, सीजी का जो मेरा दो किए थे वो मेरे साथ कंप्लीट कर लिए, तो कोई इश्यू नहीं है। टीडीएस का कर लेना नीलाजीत, ठीक है? पीजीबीपी तो रेडी है आपका पूरा? चलो अच्छा राहुल, ओके चलो भाई चलो। हमारे वो आदित्य कहाँ गए? आदित्य भरत ट्विंस, दो आदित्य कहाँ गए? वो भी नजर नहीं आने। चलो जी शुरू करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हम क्या पढ़ रहे थे यार, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अभी थोड़ा मेरे को वो है यार, क्या कहते हैं, 3-4 दिन वो इम्पैक्ट रहता है वायरल का, तो ठीक है। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगा ना, तब तो अभी क्या बोलता हूँ तो थोड़ा यहाँ जोर भी लगता है थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा अपना देसी अंदाज थोड़ा सा अवॉइड हो रहा है कुछ दिनों में, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मेरे को भी मन नहीं लगता बिना देसी अंदाज के। तो आज जी कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था अपन ने? सॉरी, ऑल बैकलॉग कंप्लीट। वाओ, ओके ओके। बट यार मैं आपको सबको बोलूंगा ना, मेरे साथ लाइव हो, मजा आएगा, यू विल फील। मतलब रिकॉर्डेड नो डाउट कोई इश्यू नहीं आएगा तुमको, बट लाइव में जो सीखोगे ना वो रिकॉर्डेड में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि लाइव में कुछ और चीजें हम सीखते हैं, ठीक है ना? अगर आप लाइव में मेरे से रहते हो तो आप अपनी बात बता सकते हो। आप जब अपनी बात बता सकते हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे सकता हूं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हर का सोचने का तरीका, हर का समझने का तरीका अलग अलग होता है, और मैं कभी फिक्स पैटर्न पे नहीं चलता, ठीक है ना? मेरा कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे आया एक फॉर्मेट सेट है, आया उस फॉर्मेट में बोला, कहानी खत्म। नहीं, मैं तुमको पढ़ता हूं और तुम्हारे अकॉर्डिंग जाता हूं। दैट्स माई मतलब कहते हैं ना, की एरिया बोल सकते हो आप, दैट्स माई की एरिया। मैं कभी भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैंने कई सारे लेक्चर्स देखे हैं, इवन कहीं कभी कभी देखता हूँ ना कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और कई सारे स्टूडेंट से जब कनेक्ट होता हूँ ना, तो वो ये बोलते हैं सर आज भी वही है, परसों भी वही था, और उसके पहले भी वही हुआ करता था, बस वो रिपीटेशन ऑफ दी स्क्रिप्ट है, रिपीटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। बट मैं कभी स्क्रिप्ट लेके नहीं चलता, मैं हमेशा आपसे पूछता हूं आपका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। सो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो लाइव आ सकते हो ना, बेस्ट है भाई, बेस्ट। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट है और अदर्स की प्रॉब्लम डिफरेंट है। आपका सोचने का तरीका अलग है, तो जिस तरीके से आप सोच रहे हो मुझे प्रेजेंट करो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। यस yes. और कहीं डरने का ही नहीं है ना भाई, तुम्हारा कोई छूट भी जाए तो कहीं को टेंशन लेते हो? कभी टेंशन नहीं लेने का। मेरे को मैं हूं ना, बोल दिया करो भाई भरत किधर चले गए थे तुम, इतने दिनों किधर चले गए थे, किससे मिलने गए थे भरत भाई? हैं भरत भाई? हैं के भरत भाई?
हाँ, तुम दिखे ही नहीं मुझे इतने दिनों से। मैंने कहा चले कहाँ गया मेरा भरत भाई और अपने ट्विंस कहाँ हैं? चलो सब सेट हो, शुरू करते हैं अब। तुम सबकी खैर खबर लेनी पड़ती है मुझे तुम सब नजर नहीं आते हो ना, वो कहते हैं ना जग सुना सुना लगे, फिर ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। मेरे को तुम सब चाहिए। यही तो होता है बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का और बहनों का बॉन्डिंग। यार जब कोई नजर नहीं आ रहा तो कहाँ गया वो, ठीक है। मैंने आदित्य के चक्कर में मैंने दीपक यादव को मैसेज कर दिया। मैंने कहा भाई आदित्य किधर है तू? दीपक यादव बोला सर मैं तो रिकॉर्डेड ले रहा हूं, मैं तो आया ही नहीं ऑनलाइन, अब लाइव ज्वाइन करूंगा, शायद अब ज्वाइन करेंगे आज वो। चलो ऑल सेट भरत, ऑल सेट। चलो शुरू करता हूं मैं। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था कैपिटल गेन में, कौन बताएगा? मन ने कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55A, ठीक है, सेक्शन 45 to 55A। चलो बताओ सेक्शन 45 क्या बोलता है? सेक्शन 45(1) हर हेड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है। सर हेल्थ का इशू था, बैकलॉग चल रहा है, कोई बात नहीं भरत, अपन ने नया चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उस नए में आप मेरे साथ रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको मैं कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देता ही नहीं हूँ कि आपको टेक्स्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़े, बिल्कुल मेरे साथ चले चलो। और जो बैकलॉग चल रहा है धीरे धीरे क्लोज करते जाओ, धीरे धीरे क्लोज करते जाओ। हेल्थ वेल्थ अभी ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा विशाखा, ओ दीपक, ओके ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके दीपक आप ही हो क्या? चलो हाँ वही। तभी मैं यार सोचूं दीपक आज आपसे बात भी हो गई थी, चलो इस बहाने तुम लाइव तो आ गए, है ना, नहीं तो लाइव नहीं आते फिर। अब सबको कॉल करना पड़ेगा ऐसे, मुझे आदत डालनी पड़ेगी कि मेरे सब छोटे भाई बहन कहाँ है, किधर है, पूछना पड़ेगा उनसे। चलो जी आ जाओ। यस, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होती है? सर कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होती है? दो चीजें मैंने आपको बताई थी, वो आपको ध्यान रखना है। देखो अभी दो तीन दिन तुम मुझे भी बख्शना थोड़ा सा गले के कारण, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, एक्चुअली ये वायरल का सीजन ही वायरल का चल रहा है साला, बहुत बेकार है यार ये। और अब मेरे क्या होता है कि ड्यू टू वो कंजेक्शन होता है ना, कफ वगैरह रहता है, तो फिर बोलने में भी इफेक्टिवली वो आ नहीं पाता एकदम, इसलिए मैं भी थोड़ा थोड़ा, आई नो आई आर अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सब ये सब माहौल गड़बड़ चल रहा है, ये लास्ट अक्टूबर का जो लास्ट वीक बोल सकते हैं अपन, वो था ही भारी, ठीक है, वो मौसम एकदम चेंज हुआ ना तो ऊपर नीचे हो गया वो सभी के लिए। कैपिटल गेन, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल असेट्स हो और ट्रांसफर हो, क्या हाल है अमन, और ट्रांसफर हो, कैपिटल असेट्स हो, ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, कैपिटल असेट्स हो, ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो जो भी आपको कैपिटल जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर अपन ने क्या देखा है, दो चीजें होनी चाहिए, तो कैपिटल एसेट्स हो। सर कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? सर कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड। चलो जी, सर कैपिटल एसेट्स बोले तो क्या होता है? सर क्या बात करते हो आप, बताते नहीं हो सर, हमको बताया ही नहीं आपने कैपिटल एसेट्स मतलब क्या होता है। हाँ यार मैंने भी नहीं बताया, मैं भी भूल गया, बट तुमको पता होगा इतना मुझे पता है, ठीक है ना। यस, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स बताओ। मैंने यहाँ 3 पॉइंट बताए थे, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट। ए इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी और सी तो कुछ एम्बिग्यूटीज को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। बी तो पर्टिकुलरली एक एम्बिग्यूटी थी, उसको रिमूव करने के लिए लाया गया, और सी एक अमेंडमेंट लाया गया जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर लाया गया। यस जी बताइए। बताइए, बोलो 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 भाई बोलो। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी गुड सर। कैपिटल एसेट्स मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, any kind of property whether used for business or not, whether used for business or not, ठीक है ना, but excluding
इन्होंने क्या बोला है कि सर कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी चाहे आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसे कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन सर 4 चीजों को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, 4 चीजों को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। बताओ भैया कौन कौन सी है 4 चीजें? सॉरी, यस, सॉरी, खांसी जब कब जाके खत्म हुई है। एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल, ठीक है ना, इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। दूसरा, ये क्यों एक्सक्लूड किया है? क्योंकि ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाती है। फिर आता है पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, इसे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टीज पर जनरली वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। एक्सक्लूडिंग जाडा एसपी, एक्सक्लूडिंग जाडा एसपी, ठीक है ना, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स एंड वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स और पेंटिंग। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। इन 4 को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी हो उसे कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विद यूज फॉर बिजनेस, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसे कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन 4 को एक्सक्लूड कर दिया है, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल। क्यों? सॉरी, क्योंकि वो पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो जाती है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, इसे क्यों रिमूव किया? क्योंकि इसकी वैल्यू जनरली डेप्रिशिएट होती है, लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, उसे इन्होंने कैपिटल एसेट्स माना है। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने जो डिफाइन किया है, वो उन्होंने क्या डिफाइन किया है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने डिफाइन किया है सर वो लैंड जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। ओ सर, वो लैंड जो अर्बन एरिया के अंदर नहीं है, अगर अर्बन एरिया के अंदर होती तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है, अगर अर्बन एरिया में नहीं है मतलब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। वाह वाह वाह, क्या डेफिनेशन है। और अर्बन की क्या डेफिनेशन है सर? वो लैंड जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्बन की डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन किया है कि सर अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना, या कंफ्यूज मत होना। 10,000 या 10,000 से ज्यादा, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 9,999 है ना, तो वो रूरल है। 10,000 होते ही तो वो अर्बन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो वो एरिया आपका अर्बन एरिया कहलाएगा, और उस एरिया के अंदर जो जमीन होगी वो आपकी अर्बन लैंड कहलाएगी, और एग्रीकल्चर है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। अब इन्होंने बोला है कि अगर एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर का रेडियस, तो 2 किलोमीटर का रेडियस भी अर्बन कहलाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर का रेडियस, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का रेडियस, ठीक है, ये अर्बन कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हमने देखा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, यस, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। चौथा पॉइंट हमने देखा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, राइट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है तो यस, वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल होगा ही नहीं क्योंकि इसे कैपिटल एसेट्स माना ही नहीं गया है। और इस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे आपको जो नॉशनल इंटरेस्ट मिलता है 2-3% का, वो भी आपका क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था आपको सर दूसरा पॉइंट क्या था, तो मेन आपने एक पॉइंट तो कवर कर लिया है, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स। दूसरा क्या था, कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड नीलाजीत। यार गर्म पानी पीना पड़ेगा यार, ऐसा लग रहा है, नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। इरिटेशन आता है साला ये गले में गड़। बी पॉइंट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। क्या एम्बिग्यूटी थी? टू अवॉइड एम्बिग्यूटीज, वेरी गुड। बी जो पॉइंट था, एम्बिग्यूटी थी। क्या एम्बिग्यूटी थी? जब एफआईआई इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था तो हमारे असेसिंग ऑफिसर साहब क्या बोलते थे? ओ नहीं भैया, नहीं भैया, दिस इज नॉट कैपिटल एसेट्स, हम तो इसे स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे, और जब हम इसे स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे तो हम तो पीजीबीपी एक्ट में टैक्सेबल करेंगे, हम इसे कैपिटल गेन एक्ट में टैक्सेबल नहीं करेंगे।
ये तो तुम्हारा स्टॉक है, तो स्टॉक है तो पीजीबीपीएट में जाएगा, पीजीबीपीएट में जाएगा, मोटा टैक्स लेंगे। एफआईआई बोले भैया जयराम जी की हमको नहीं करना तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो मोदी जी लेके आए 2014 के अंदर। थंबा रे थंबा, शांत गदाधारी भीम शांत, क्या करता रे, काय करते, रुक मैं चेंज करवाता हूं। तो उन्होंने कैपिटल गेन की डेफिनेशन में कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में इंसर्ट करवा दिया, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो यस उसे कैपिटल एसेट्स ही माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अब अगर एफआईआई भले उसमें ट्रेडिंग करे, जो करना है वो करे, अगर एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई एज पर द सेबी गाइडलाइंस, तो उसे ऑलवेज 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 कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। वो ट्रेडिंग करे ना करे, जो करना है वो करे, कैपिटल गेन में ही उसका टैक्सेबिलिटी होगी, पीजीबीपी में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, 3 पॉइंट क्या था, अगर यूलिप जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, जो एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में, वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी, और उस पर जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड इनको मिलेगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। इसको मैं सेपरेटली बताने वाला हूं। ठीक है, चलो जी, यहां तक हमने देख लिया था, ये डेफिनेशन हमने देख ली थी। फिर हमने क्या देखा था सर, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, हमने देखा था। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, एक तो था लॉन्ग टर्म, एक था शॉर्ट टर्म। बताइए क्या था सर? यस बताइए। ऑल सिक्योरिटी नहीं है नीलाजीत, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एज पर दी गाइडलाइंस, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। बताओ लॉन्ग टर्म मतलब क्या? अगर किसी भी एसेट्स का होल्डिंग ड्यूरेशन अगर 36 महीने से ज्यादा है, 36 महीने से ज्यादा, अगर 36 महीना है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर किसी भी एसेट्स का होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाएगी। बट यहां इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 2 सिचुएशन के अंदर हम उसका होल्डिंग ड्यूरेशन देखेंगे, 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी, और कुछ सिचुएशन से जहां पर 24 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी, और कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर 24 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी? बताओ भाई बताओ। सॉरी बताइए। बताओ जी, मैंने क्या बोला था? बताओ कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा होते ही? यस दीपक, करेक्ट। कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाता है? बोलो। बैकलॉग मतलब बैकलॉग क्या, बैक थोड़ा सा मेरे हिसाब से 10-15 सेकंड का इशू है इसमें। यस आयुषी, करेक्ट। एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया? डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, यूनिट सब आ जाता है, लेकिन यूनिट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया है। अदर देन यूनिट्स, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को हटा दिया है। एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अगर कोई भी सिक्योरिटी जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो आपका अगर उसका है तो होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीना देखा जाएगा। अदर देन यूनिट्स, एनी सिक्योरिटी लिस्टेड, यूनिट्स को छोड़कर कोई भी सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी अगर लिस्टेड है तो उसके केस में 12 महीना देखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लेकिन कुछ यूनिट्स को इन्होंने हटा दिया, यूनिट्स को इन्होंने यहां पर हटा दिया। अदर देन यूनिट्स, ठीक है ना। अब लेकिन कुछ यूनिट्स को इन्होंने यहां पे कवर कर लिया है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई
और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और लास्ट में जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर ये पहला आपको ढंग से याद है ना, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को हटा दिया गया है, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को हटा दिया है लेकिन कुछ यूनिट्स को कवर कर लिया है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और फिर होता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन चार केसेस में अगर होल्डिंग ड्यूरेशन, अब यहां देखना, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत होना। यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, कुछ नहीं होगा सर, हम यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, डेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके केस में 36 मंथ की सिचुएशंस देखी जाएगी, ठीक है। चलो मैं बोलता हूं यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, तो हम क्या करें सर, यहाँ यूनिट्स तो कवर किया ही नहीं गया है, यूनिट्स को हटा दिया गया है, तो फिर भी उसके केस में 36 महीना देखा जाएगा, चाहे वो लिस्टेड हो या नो हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, पूरी क्लियरिटी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो एनी सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन चार केसेस में होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीना देखा जाएगा, अदरवाइज ज्यादा देखा जाएगा। और दो केसेस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस आते हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह नहीं आते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दो केसेस में आपका होल्डिंग ड्यूरेशन 24 महीने से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द, कल अपन ने यहां तक पढ़ा था, अब आगे चलते हैं। चलो, मैंने आपको क्या बताया था कि डिपार्टमेंट ना लॉन्ग टर्म वालों को फायदा क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहता है। तो आप देखोगे पहला फायदा तो उन्होंने टैक्स रेट्स में फायदा दिया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने बेनिफिट दिया है लॉन्ग टर्म के केस में, यस, क्योंकि अगर आपका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है तो एक स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना, मार्केट में भी स्टेबिलिटी आती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लॉन्ग टर्म पे दो बेनिफिट्स दिए हैं, पहला तो टैक्स रेट्स का बेनिफिट दिया है ना, पहला तो टैक्स रेट्स का बेनिफिट दिया है। अगर मैं आपको टैक्स रेट्स में अगर बेनिफिट बताऊं तो एक बार मैं आपको लिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। कैपिटल गेन में क्या टैक्स रेट्स है, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं पहले अगर आपको यहां पर सिचुएशन बताऊं कि इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, अगर आप इनमें ट्रेड करते हो प्लस आपने एसटीटी पे किया है इस पर, राइट, तो मुझे बताओ अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो क्या होगा, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होगा तो बताओ कहां टैक्सेबल होगा, बताओ फटाफट से बताओ। बताओ जी, क्या कर रहे हो। अगर इक्विटी शेयर्स है, एक मिनट, हाँ, हाँ जी, देखो अगर इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111 ए में कवर हो जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112 ए में कवर हो जाएगा। अगर 111 में आता है तो एट द रेट ऑफ 15% टैक्स इंपोज होगा, और अगर 112 ए में आता है तो एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। तो देखो अब आप यहां पर देखो, यहां पर लॉन्ग टर्म को फायदा दिया नहीं दिया, दिया है। चलो
अब उसके अलावा एनी अदर असेट्स ये बना लेना, तुम रफ में बना लेना, है ना, ताकि तुमको, मैं वैसे नोट सीरीज में सब करवा दूंगा, बट यस बना लो एक बार, ताकि जब नोट सीरीज बनाओगे ना तो तुमको भी अच्छा लगेगा। रफ में बनाते जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। अदर एसेट्स के केस में अगर मान लो लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है तो क्या होगा? अगर लॉन्ग टर्म होता है तो बताओ कहां, कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा? बताओ भैया, मेरे को भैया बताओ। 2-3 सेशन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं वो तुम्हारा कहते हैं ना देसी अंदाज में अभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कोशिश भी करता हूँ, गला सला रोक देता। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। 112 के अंदर, 112 के अंदर आ जाता है, और शॉर्ट टर्म आ जाता है आपका नॉर्मल इनकम का पार्ट। ठीक है, नॉर्मल इनकम का पार्ट जब 112 के अंदर आता है तो ये टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 20%, और ये नॉर्मल इनकम का पार्ट हो जाएगा अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और वो टैक्सेबल होगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे भी देखो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है 20%, क्योंकि स्लैब रेट आपकी 30% तक जाती है। जैसे ही 10 लाख होता है, 10 लाख के ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा, कुछ भी होगा, आपका 30% में आ जाओगे, तो जनरली आपका 30% टैक्सेबिलिटी हो जाती है, और यहां पर है आपका 20%। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि आपको एक फायदा मिल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला बेनिफिट आपको समझ में आ चुका है कि सर लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट तो हमें मिलता है टैक्स रेट का। कल मैंने बात करी थी सर कंप्यूटेशन में भी आपको फायदा मिलता है, कंप्यूटेशन में भी आपको फायदा मिलता है। तो कैसे आपको कंप्यूटेशन में फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म के अंदर? चलो जी, अब मुझे एक छोटी सी, वैसे कंप्यूटेशन सेक्शन 48 में आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन एक ग्लिम्स बता रहा हूं ताकि तुम्हें फायदा समझ में आए कि देखो उन्होंने क्या फायदा दिया है। वो ग्लिम्स आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट्स इट। बाकी पूरा मैं सेक्शन 48, दैट इज माय सेकंड इंपॉर्टेंट फेज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फेज होता है, मैं 2 इंपॉर्टेंट फेज बोलता हूं कैपिटल गेन के अंदर, बस अगर ये 2 फेज समझ लिया ना भाई साहब, कुछ नहीं, फर्जी एक नंबर का, और फर्जी हो जाएगा आने वाले टाइम में, चैप्टर है तुम्हारे लिए। ठीक है, पहला, सबसे पहला फेस है कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्या ये कैपिटल एसेट्स है या नहीं है। दूसरा, क्या ये ट्रांसफर है या नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो आप बोलोगे सर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा जो फेस आता है कि जब हमें पता पड़ चुका है कि कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, वो भाया कंप्यूटेशन कितनी होगी इसकी, तो उसके लिए हम आएंगे सेकंड फेज, वहां पर हम बताऊंगा सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन। तो वहां पर कंप्यूटेशन को समझेंगे, कंप्यूटेशन के साथ जो कनेक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझेंगे। तो आ जाओ जी, पहले अपन चलते हैं कि कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है। कौन बताएगा मुझको कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है? बताओ जी, बताओ, क्या लगता है तुम्हें कैसे कंप्यूटेशन होना चाहिए? हाँ जी, कैपिटल गेन का कंपटीशन कैसे होता है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ यार, बताते नहीं हो यार तुम तो। हाँ जी बताओ भाई। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। सिंपल है भाई, कैपिटल गेन के कंपटीशन में कोई खास बात थोड़ी है, सिंपल है। सेल प्राइस ले लो माइनस कॉस्ट ले लो, माइनस कॉस्ट ले लो, ये आ गया, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कैपिटल गेन हेड माना जाएगा, कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आज ये मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने कितने में खरीदा? मान लो सर मैंने इसे, कॉस्ट मेरी लगी थी 45,000 रुपये, ठीक है। अब 45,000 रुपये मैंने इस पर स्क्रैच गार्ड भी लगवाया, पीछे कवर करवाया, और ये देखो बाहर कवर लगवाया, उसकी कॉस्ट क्या लगी? उसका खर्चा कितना हुआ? अब ये क्या हो गया? दीज आर द इम्प्रूवमेंट, है ना। मैंने थोड़ा सा सेफ्टी के लिए करवाया, स्क्रैच गार्ड वगैरह लगवाया, अंदर एक वो मेमोरी कार्ड डलवाया 5,000 रुपये का। तो मान लो मैंने इस पे इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया टोटल मिला के 5,000 रुपये का, और फिर जब मैंने इसे यूं का यूं बेच दिया, 50,000 रुपये की मेरी कॉस्ट पड़ी, है ना। सिंपल है यार भाई, मैंने सब काम किया, और जब मैं बेचने गया तो बोला भैया ऐसे का ऐसा ही देना पड़ेगा, हाँ स्क्रैच गार्ड हटा के तू क्या करेगा? मैंने कहा नहीं, ले 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 स्क्रैच गार्ड ले ले तू, मैं क्या करूंगा हटा के भी, रद्दी हो जाएगा, हटाते तो खराब हो जाएगा। कवर वगैरह के साथ में मैंने उसे बेच दिया मान लो 30,000 रुपए के अंदर। सो यहां पर सेल प्राइस तो मेरे को क्लियर है, लेकिन सर मेरी कॉस्ट क्या होगी? मेरी कॉस्ट होगी
45,000, और एक जो मैंने ये फर्दर खरीदने के बाद उस पर जो इंप्रूवमेंट के एक्सपेंडिचर किए हैं, इसको सेपरेटली यहां इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये कितना हो गया 5,000, तो 50,000 आपका यहां पर लेस होगा और आप बोलोगे सर 20,000 का मेरे को लॉस हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब आपने कोई एसेट्स को खरीदा, खरीदने के बाद अगर उस पर आपने कोई फर्दर काम किए हैं तो उसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोला जाता है। जैसे मान लो हमारे भरत भाई ने गाड़ी खरीदी भरत भाई ने गाड़ी खरीदी, लाडी नहीं गाड़ी। क्या रे भाई, कुछ भी सुनते हो तुम, है नीलाजीत? उनको बोलो रे, कुछ भी नहीं सुनने का, ठीक है ना। भरत भाई ने गाड़ी, कार, हाँ अंग्रेजी में बोलो सर, हिंदी में समझ नहीं आवे मानने। कार खरीदी, हाँ कार खरीदी भरत भाई ने, ठीक है। अब इन्होंने कार खरीदी, लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए के अंदर। उन्होंने बोला यार मेरे को ना इसमें अच्छे से वो लगवाना है, ऑडियो सिस्टम सेटअप करवाना है। तो इन्होंने ऑडियो सिस्टम सेटअप करवाया 50,000 रुपए का। उन्होंने बोला मेरे कार रेडियम टायर समथिंग कुछ करवाने हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स करवाना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं, कार में एसेसरीज ऐड करवानी है ना कार में एसेसरीज ऐड करवानी है। एसेसरीज उन्होंने ऐड करवाई मान लो 2 लाख रुपए की। भाई साहब रईस आदमी है, रॉयल आदमी है, छोटी मोटी गाड़ियां इसको पसंद आती नहीं है। अब गाड़ी जरूर हो सकता है इसने लाडी के लिए खरीदी हो, बट ठीक है खरीदी, अब जो भी अपन कार की बात कर रहे हैं वो बाकी उसका पर्सनल मैटर है यार भरत भाई, है ना। हाँ सही है ना नीलाजीत तो अब देखो टोटल जो कॉस्टिंग हो गई वो कितनी हो गई है, वो हो गई है इसकी 12,50,000 रुपए, ठीक है। अब ये जो है ना कार की कॉस्टिंग तो उसकी है 10 लाख रुपए, और ये जो उसने खर्चा किया है उसने खरीदने के बाद किया है, तो इसे टेक्निकल शब्दों में क्या बोला जाएगा, इंप्रूवमेंट का एक्सपेंडिचर। इसे क्या बोला जाएगा, इंप्रूवमेंट का एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे ना, अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका सेल कंसीडरेशन। मान लो आपने 10 लाख या 7 लाख के अंदर ही गाड़ी बेची, तो ये आपका कंसीडरेशन हो गया, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो पीजीपीपी और यहां मिक्स मत कर देना, है ना। यहां आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, कितना आपने खरीदा, कितने में, 10 लाख रुपए के अंदर, ठीक है। यहां मत बोल देना पुट टू यूज तक का खर्चा विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां अलग है। यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने कितने में परचेज किया, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और एक लेस होता है आपका यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये कहता है खरीदने के बाद आपने उस पर क्या क्या इंप्रूवमेंट किए, टिल सेल तक कोई भी इंप्रूवमेंट किया है आपने, तो वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो टोटल इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है वो 2.5 लाख रुपए का इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है, तो टोटल आप 12.5 लाख यहाँ पर लेस करोगे। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। और 5,50,000 का क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है भरत भाई? हाँ इससे पहले नहीं आ रहा था, आपने ना गाड़ी के साथ वो उसको ऐड किया ना, समझने आने लग गया। हाँ उसी के लिए तो पढ़ाई कर रहा हूँ, सीए बन रहा हूँ, है ना। हमारा आदित्य कहाँ है यार, आजकल आदित्य नजर ही नहीं आता है, लाल चुनरिया वाला है भरत, वो आदित्य कहाँ गया आपने यार कितना शरीफ बच्चा है वो, मेरे से परेशान हो गया होगा, बोले सर आपने मेरी शराफत पे दाग लगा दिया यार ये गला ना बड़ा परेशान करता है यार, सीरियसली भाई कोई गले की दवाई बताओ रे यार। तुमने मेरे को बताई तो थी मुलेठी। हाँ यार मैंने मुलेठी का चूर्ण भी खाया था, अच्छा था वो, वापस आएगा, अब लेना पड़ेगा। मुलेठी बताई थी तुमने, बताई थी किसी और ने बताई थी शायद कोई। यहीं पे थोड़ा पीछे चल रहा है, अच्छा उसको साथ लेके आओ ना रे, इधर पीछे काहे को चलता है, किसके पीछे चलता है, हैं? उसको पूछो किसके पीछे चल रहा है रे चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं। सो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कंपटीशन, राइट। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में
क्या है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। पहला तो आपको टैक्स रेट्स का बेनिफिट पता पड़ चुका, दूसरा जो बेनिफिट इन्होंने दिया है, सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कंपटीशन अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि यहां पर इन्होंने आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दिया है। ये क्या होता है सर इंडेक्सेशन? अभी बताता हूं। देखो शॉर्ट टर्म में तो बहुत सिंपल है, सेल कंसीडरेशन जो भी आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो ले लो, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किए हैं वो ले लो और ये लेस कर दो। बहुत सिंपल है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा, वॉट एवर जो भी होगा वो आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाने का है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में इन्होंने यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है और लॉन्ग टर्म में बोला सेल कंसिडरेशन ले लो माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ऐसे ही अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट किया हो तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करना है। कोई बताएगा ये इंडेक्सेशन क्या होता है? अदर देन आयुषी आयुषी बोलोगे गुनाह कर दिया सर मैंने CS करके। हैं आप तो परेशान कर देते हो, आप तो पूछ बताने ही नहीं देते हो कोई जवाब। है जी? हाँ जी आयुषी आप दे सकते हो जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आप बाकी अदर से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आंसर क्या होगा। बताओ जी बताओ। आयुषी आपके तो CS एग्जीक्यूटिव हो गया ना कंप्लीट? अच्छा आप प्रोफेशन में हो, चलो प्रोफेशन में मिलेंगे आपको, SM पढ़ाएंगे। SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये ले लिया सब्जेक्ट, ताकि इसको पढ़ाने में मजा आए। बिजनेस से कनेक्ट करके पढ़ाना है अपने को इसको। हाँ जी बोलो। मतलब इन्फ्लेशन रेट को भी कंसीडर्ड करना। चलो कोई बताएगा व्हाट इज इंडेक्सेशन? क्या होता है इंडेक्सेशन? क्या होता है सर ये इंडेक्सेशन? चलो ये मेरे को समझाओ भाई, मैं आपको एक देसी एग्जांपल से समझाऊंगा क्या होता है। लेट्स अज्यूम आपने घर पे सुना होगा, नहीं आप CS कर रहे हो ना आयुषी? CS कौन कर रहा है फिर? हर्षिता? अच्छा हर्षिता कर रही होगी शायद। अच्छा आयुषी ओके, CS नहीं किया। अच्छा अच्छा हर्षिता कर रही है शायद। ओके ओके सॉरी सॉरी आयुषी, मैंने सोचा कि CS एग्जीक्यूटिव शायद हर्षिता का या आपका हुआ है, मैं ऐसे सोच रहा था कि आयुषी का हुआ है। ओके ओके हाँ हर्षिता है, हर्षिता करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो जी, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा था ओके ओके देखो आपने घर पे सुना होगा पहले सोना 5,000 रुपए तोला आया करता था। तोला मतलब 10 ग्राम। पहले 5,000 का सोना आया करता था 2001 के अंदर। आज वो एक तोला सोना 50,000 का आता है। सुना होगा ना ऐसा? मतलब 2001 में 5,000 रुपए में सोना आया करता था, आज वो सोना 50,000 रुपए का आ रहा है। मतलब कोई चीज की वैल्यू पहले 5,000 थी, आज वो 50,000 हो गई है, राइट? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूं पहले का 100 रुपया आज के 1,000 रुपए के बराबर है, राइट? आज के 1,000 रुपए के बराबर है। मतलब पहले 100 रुपए में मैं वो चीज खरीद सकता था, है ना? पहले का 100 रुपया आज के 1,000 रुपए के बराबर है, या पहले का 5,000 रुपया आज के 50,000 रुपए के बराबर है, राइट? तो अब जब परचेस किया था तब प्राइस को करंट ईयर पे लाना। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। मतलब जब आपने परचेस किया था तो उसकी आज की वैल्यू क्या है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए वो लेके आना। दैट इज द इंडेक्सेशन। मतलब जब मैंने कोई चीज खरीदी थी, मान लो मैंने 1 लाख रुपए में कोई खरीदी थी, उस आज 1 लाख की आज वैल्यू कितनी है इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए, वो ऑब्वियस है वो उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी, वो वैल्यू उसकी ज्यादा ही होगी। मतलब आपने 1 लाख रुपए की आज की हो सकता है वैल्यू आए आपके पास 5 लाख रुपए,
ठीक है ना। सो वो आपने जब खर्चा किया था तो उस प्राइस को आज की प्राइस में लेके आना, दैट इज द इंडेक्सेशन। समझ आ रहा है। अपन बोलते थे ना भाई, पहले का 100 रुपया आज के 1000 रुपए के बराबर है, राइट। तो पहले के 100 रुपए को आज की वैल्यू में लेके आना, दैट इज द इंडेक्सेशन विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। सीआईआई टेबल आपको जनरली मिलेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो सीआईआई टेबल आपको मिलेगा उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे आपको उसे इंडेक्स्ड करना है। तो आज मान लो मैं बोलता हूं कि 2001 के अंदर आपने कोई एसेट्स खरीदी थी और उसका सीआईआई है 100, ठीक है। और आज 2023 के अंदर अगर आपको एसेट्स बेच रहे हो 22-23 के अंदर, लेट्स अज्यूम, और उसका सीआईआई है मान लो 22-23 का सीआईआई क्या है, एक मिनट रुकना, अभी 23-24 का भी देख लेता हूं, एक मिनट। CII फॉर 23-24, 22-23 का तो 331 था, और अभी जो अपने लिए आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा वो है 348, ठीक है ना। CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब 2001 के 100 रुपए की आज वक़्त कितनी है, 331 रुपए। 2001 के 100 रुपए की 23-24 में वक़्त कितनी है, 348 रुपए। समझ आ रहा है। मतलब पहले का 100 रुपया आज की वक़्त रखता है 348 रुपए। तो पहले अगर मैंने 1 लाख रुपए इंकर्ड किए थे तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.48 लाख। समझ आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट। तो आपको क्या हो रहा है, यहां पर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट से हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से मुझे बताना कि अगर शॉर्ट टर्म होगा और लॉन्ग टर्म होगा तो क्या फायदा क्या हो रहा है आपको, वो आप एनालाइज करना। लेट्स अज्यूम, सिंपल सा बोल रहा हूं कि मैंने 2001 के अंदर, 2001-2 के अंदर मैंने कोई एसेट्स खरीदी, जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। मैंने सेल करी उसे 50 लाख रुपए के अंदर, ठीक है ना। मैंने सेल करी उसको 50 लाख रुपए के अंदर। अब मुझे बताओ, अगर आपका कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, आप बोलते हो ना सर एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, मतलब मुझे कोई समझाएगा क्या हो रहा है इंडेक्सेशन होने से, क्या चीज का बेनिफिट मिल रहा है आपको, कोई मुझे बताएगा क्या। एक्चुअली बस यही मेरा एक क्वेश्चन है, आपको समझ में आए कि सर शॉर्ट टर्म होने से और लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको, किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है, वो मुझे समझाओ। आपके सामने इंडेक्सेशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करते तो क्या होता, 50 लाख सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट। देखो शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो जो कॉस्ट है वो लेस हो जाती। अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो 40 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन होता, बट लॉन्ग टर्म होने से आपका कैपिटल गेन कितना हो रहा है बताओगे मुझे। यहां आप करोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। 2001 का आपका इंडेक्सेशन है 100 और 2023-24 का है आपका 348। करो जी, क्या फर्क आ रहा है, इंडेक्सेशन होने से इंपैक्ट क्या आ रहा है। वेरी गुड, इंडेक्सेशन होने से आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई। जहां तो आप 10 लाख रुपए लेस कर रहे थे, अब आप कितने लाख, 34.8 लाख लेस कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई। तो जब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो सर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो किस पे टैक्स देना है, प्रॉफिट पे तो टैक्स देना है, मतलब कैपिटल गेन पे तो टैक्स देना है। तो यहां पर आपका कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 15.2 लाख। जहां आपको 40 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको कितने पे देना पड़ेगा, 15.2 लाख पे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन। और ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट किस पे दिया है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पे दिया है। मतलब आपको यहां पे क्लियरिटी हो गई है कि अगर कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म है तो आपको डिपार्टमेंट ने एक तो टैक्स रेट्स में बेनिफिट दिया है और दूसरा एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने से हो क्या रहा है, आपका टैक्स, ह्यूज टैक्स सेव हो रहा है। देखो अदरवाइज अगर मान लो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता तो 40 लाख पे टैक्स देना पड़ता, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो 25 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया आपको एक प्रकार से। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो लॉन्ग टर्म को इन्होंने प्रमोट किया है कि भैया तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इट शुड बी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म करोगे तो टैक्स रेट में भी फायदा देंगे और इंडेक्सेशन का भी फायदा देंगे, कंपटीशन में भी फायदा देंगे। दैट्स इट, दो चीजें आपको मुझे बतानी थी बस। समझ आ गया ये वाला कंसेप्ट पूरा। हाँ यस,
यस, समझ आ रहा है ना? यस अमन। चलो जी, नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं। तो अभी आपका ये पूरा एक क्लियरिटी हो चुकी है व्हाट इज कैपिटल असेट्स, राइट। अभी मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूं, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, जब मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल असेट्स हो प्लस ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कैपिटल असेट्स होना चाहिए जिसे 214 के अंदर बताया गया है, और ट्रांसफर होना चाहिए जिसे 247 के अंदर बताया गया है। तो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन अभी पूरी क्लियर हो चुकी है। हमने यहां पर ये देख लिया है व्हाट इज कैपिटल असेट्स, ठीक है, ए बी सी ये देख लिया है, प्लस टाइप ऑफ कैपिटल असेट्स ये हमने देख लिया। टाइप ऑफ कैपिटल असेट्स में आपको पता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्यों किया गया, क्योंकि दो बेनिफिट हैं। कौन कौन से बेनिफिट हैं, एक तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल गया और एक टैक्स रेट्स का बेनिफिट आपको मिल गया, समझ में आया। और लॉन्ग टर्म को प्रमोट करने के लिए ये बेनिफिट्स उनको दिए गए हैं ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दो चीजें अपन ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट, ट्रांसफर। चलो जी, कौन बताएगा व्हाट इज ट्रांसफर? सेक्शन 247 ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या, चलो बताओ। ट्रांसफर मतलब बोले तो क्या? यस, बोलो बोलो बोलो। ट्रांसफर एक बार आपसे समझते हैं कि क्या तुम्हारी सोच है ट्रांसफर को लेके, देन विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन द ट्रांसफर वाला पार्ट। हाँ जी, ट्रांसफर देखो, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी किसको, किसी को दे देना विथ, क्या लिखा है, विथ और विदाउट कंसिडरेशन। ओके, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, ठीक बात है। मतलब आपने क्या कर दिया, अपना राइट किसी और को दे दिया, है ना। मान लो आज ये मेरा मोबाइल था, मैंने कहा कि यार नाउ दिस इज मोबाइल, इट्स योर्स, राइट। सो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफर है। मैंने अपना आईपैड तुम्हें दे दिया, ठीक है, मैंने अपना गोल्ड ज्वेलरी आपको दे दिया। हो सकता है मैं कंसिडरेशन लू ना लू, दैट इज इररिलेवेंट, राइट, दैट इज इररिलेवेंट। यहां एक चीज ध्यान रखना, जो कैपिटल गेन की डेफिनेशन है ना, कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। ये ध्यान रखना, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। मतलब आप ये नहीं बोल सकते अरे सर अभी तो उधारी पे भेजा है, 2 साल बाद पैसा आएगा। सर 2 साल बाद कैपिटल गेन लेना, भाई साहब हमें मतलब नहीं है। हमने तो सिंपल एक बात बोल दी है कि कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, अब आते हैं ट्रांसफर। यस, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। हाँ, sale or disposals during the financial year, okay, during the previous year whether in monetary consideration or in kind, okay, कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रांसफर की डेफिनेशन को डिफाइन किया है ना, आप सब जो बता रहे हो ऑलमोस्ट वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। फिर बाद में बताऊंगा कि इन्होंने इस डेफिनेशन को और क्यों बड़ा किया, एक एक पॉइंट के साथ समझेंगे कि व्हाई दे हैव
उस डेफिनेशन को बड़ा क्यों किया उन्होंने? जो बिगिनिंग डेफिनेशन थी वो सेम वही है जो अभी आप बता रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि इट इंक्लूड्स पहला सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट, ठीक है ना, रेलिंग्विशमेंट ऑफ असेट्स, सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, आप अगर अपनी एसेट्स को सेल कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज मतलब नीलाजीत के पास है अपना कमर्शियल दुकान, नीलाजीत बोलता है कि सर मैं कमर्शियल दुकान बेचना चाहता हूं, मैंने कहा बेच दे, मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं है, तेरे को गोल्ड दे देता हूं, ये गोल्ड का बिस्किट ले ले और उसके बदले तो तेरी कमर्शियल शॉप दे दे। दिस इज एक्सचेंज, दिस विल बी दी सेल कंसिडरेशन माना, दिस विल बी द ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि आप कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन के बदले ही आप उसे ट्रांसफर करो, इन एक्सचेंज अगर आप काइंड में भी उसे एक्सचेंज कर रहे हो तो यस दिस विल बी सेल ट्रांसफर माना जाएगा। सॉरी। फिर आता है रेलिंग्विशमेंट। क्या होता है रेलिंग्विशमेंट, कोई बताएगा? बताओ जी, रेलिंग्विशमेंट क्या होता है? फिर यहां पर मैं तुम्हें क्या करूंगा, यहां पर दूंगा एक ब्रेक और दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजा आ जाएगा, वो पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। रेलिंग्विशमेंट क्या होता है पता है क्या? सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट। चलो बताओ रेलिंग्विशमेंट मतलब क्या होता है? रेलिंग्विशमेंट मतलब होता है अपना अधिकार छोड़ना, ठीक है। आपके पास कोई अधिकार है किसी चीज का, आपने अपना अधिकार छोड़ दिया। जैसे लेट्स अज्यूम राइट, ठीक है ना, आपके पास राइट शेयर्स का राइट्स, या इसे रुको, टेनेंसी राइट से समझाता हूं आपको। टेनेंसी राइट क्या होता है पता है आपको? टेनेंसी राइट मतलब मालिकाना हक क्रिएट हो जाता है आपका। एक जगह पर लंबे समय तक रहते रहते आपका एक मालिकाना हक क्रिएट हो जाता है। मान लो आपका मुंबई में एक छोटी सी जगह है और आप वहां कंटिन्यू लंबे टाइम से रह रहे हो, तो आपका क्या हो गया, वहां पर एक टेनेंसी राइट क्रिएट हो गया। अब जब उसका मालिक आता है, बोले खाली करो, बोले मैं नहीं करता खाली, भैया 50 पेटी चाहिए, 50 पेटी है ना, मतलब 50 लाख रुपए चाहिए तो मैं खाली करूंगा। उसने कहा ले चल 50 पेटी ले और खाली कर। तो आपने क्या करा, आपकी क्या उस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार था क्या? सॉरी, प्रॉपर्टी पे आपके मालिक थे क्या? नहीं, आप मालिक नहीं, मालिक तो मालिक ही था, आप तो किराएदार थे। बट लंबे समय से रहने के कारण आपका क्या हो गया, टेनेंसी राइट क्रिएट हो गया। और जब आप अपना राइट छोड़ रहे हो, अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो, तो उसे रेलिंग्विशमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब इस राइट के बदले आपको जो भी अमाउंट मिल रही है वो भी आपका क्या होगा, कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इसे भी ट्रांसफर माना गया है। समझ आ रहा है? इसे भी ट्रांसफर माना गया है। चलो इस लाइन को वापस समझाता हूं। सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट। सेल, बताओ सेल मतलब क्या? बताओ सेल मतलब क्या? एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल का मतलब वो है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया हुआ है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या? इसका बाद में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी डेफिनेशन को ढंग से पूछ रहा हूं, इसका पूरा यूज आने वाला है। टेनेंसी राइट मालिकाना हक होता है ना, पगड़ी, हमने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं पगड़ी। आज आप देखते हो ये दुकानें हैं, आप तिलक रोड पे या कहीं पे भी देखते हो दुकानें हैं, लोगों ने किराए पे ले रखी है। किराया क्या देते हैं? नॉमिनल किराया देते हैं, मालिक थोड़ी होते हैं वो, उसके किराएदार होते हैं। बट दुकान लंबे टाइम से चली आ रही है। अब मालिक जब इनको दुकान खाली करवाने आता है, बोलता है सब पगड़ी दो, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, नहीं तो नहीं करूंगा दुकान खाली। राइट, नहीं तो दुकान खाली नहीं करूंगा। एक एक्ट हुआ करता था, मैं नाम भूल गया यार, ये आया था 1971 में, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान ने, अपन ने बांग्लादेश को आजाद कराया था ना, तब उस समय क्या हो गया था, इसका रीजन एक बार मैं ढंग से देख के तुम्हें बताता हूं कि क्यों ये लाया गया। एक्चुअली
ये उस समय एक कानून लाया गया कि भाई अगर आप किसी को दुकान खाली नहीं करा सकते, आप किसी को कोई भी उनकी जगह खाली नहीं करा सकते, वो एक कानून लाया गया था। तो उस कानून के कारण क्या होता है, उनका टेंडेंसी राइट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पगड़ी बोलते हैं अपन इसे, पगड़ी। इसका एक बार मैं देखता हूं उसको डिटेल में कि कारण क्या था ये टेंडेंसी राइट आने का। मेरे को क्या है, ग्लिम्स पता है बट अभी क्लियर कट नहीं बता पा रहा हूं तुमको। ये सब तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो सेल में उन्होंने क्या बोला है कि सेल का जो डेफिनेशन है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द सेम डेफिनेशन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है। बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डेफिनेशन है, बताओ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डेफिनेशन है, बताओ मुझे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डेफिनेशन है, पता है क्या? तुमने अभी फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन वाला तो भूल भुला गए हम तो सर, इतना टाइम हो गया। कोई बात नहीं, कुछ तो ग्लिम्स याद आ रहे होंगे दिमाग में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या डेफिनेशन थी? सब भूल गए सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या था कि कंसीडरेशन होना चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए, टू पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। अगर दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट है और कंसीडरेशन के बदले अगर कोई गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे सेल बोला जाएगा। ये तीन चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना सेल की, तो उन्होंने क्या बोला है, दो पार्टी है, म्यूचुअल कंसेंट है और कंसीडरेशन के बदले अगर आप किसी गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो यस उसे सेल बोला जाएगा। मतलब क्या है, कंसीडरेशन होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए और म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, तो ही वो सेल बोला जाएगा, अदरवाइज वो सेल नहीं बोला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर भी सेम वही डेफिनेशन है सेल की एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बार्टर। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बार्टर मतलब तेरी एसेट्स दे दे, मेरी एसेट्स ले ले, एक्सचेंज कर रहे हैं हम। कंसीडरेशन नहीं है, मॉनेटरी टर्म नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और रेलिंग्विशमेंट मतलब आप अपना अधिकार छोड़ रहे हो अपनी इच्छा से, तो उसके बदले आपको जो भी कंसीडरेशन मिल रहा है यस वो भी कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इसे ट्रांसफर माना गया है। ठीक है ना, उसे ट्रांसफर माना गया है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगली टर्मिनोलॉजी है दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट। ये कौन बताएगा, किसी को आइडिया है क्या एक्सटिंग्विशमेंट? मैं अभी बताऊंगा बट आपसे पूछ रहा हूं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एक्सटिंग्विशमेंट? व्हाट इज एक्सटिंग्विशमेंट? बस ये दो टर्मिनोलॉजी ही हुआ करती थी जब एक्ट आया था 1961 के अंदर, तो ओनली दो टर्मिनोलॉजी ही हुआ करती थी, सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। extinguishment of any right therein, extinguishment of any right therein। चलो कोई आइडिया है क्या इसके बारे में? हाँ जी, नहीं हो तो लिखो नो आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो तो सही नो आइडिया। मैं बताता हूं आपको।
तो अभी यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसफर की डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज रेलिंग्विशमेंट। मतलब ये बोलता है कि हम उसे ट्रांसफर मान लेंगे। अगर आप कोई एसेट्स किसी दूसरे को दे रहे हो, मतलब अपना अधिकार राइट छोड़ रहे हो, तो हम उसे ट्रांसफर मान लेंगे। और जब ये ट्रांसफर मान दिया जाएगा, जब इस पूरी यार अभी कफ का इश्यू है। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप सेल करते हो, यस इट विल बी ट्रांसफर, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अगर आप एक्सचेंज करते हो, वो भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा। आप अपनी इच्छा से अपना अधिकार छोड़ते हो, वो भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा। तो जब भैया ट्रांसफर मान लिया जाएगा तो कैपिटल गेन में हम उसका कंप्यूटेशन करवाएंगे। फिर इन्होंने क्या बोला, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। रेलिंग्विशमेंट क्या था, अपनी इच्छा से अपना अधिकार छोड़ रहे हो। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन ये बोलता है कि असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो, बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। ठीक है ना। ये हो सकता है कि भाई आपका अधिकार आपने अपनी इच्छा से छोड़ा है, तो रेलिंग्विशमेंट में आ गया है। ये कहता है कि हो सकता है एनी अदर रीजन, किसी भी कारण से एसेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो, बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, तो उसे एक्सटिंग्विशमेंट बोला गया। और एक्सटिंग्विशमेंट अगर हो जाता है तो वो भी आपका ट्रांसफर माना जाएगा। तो इसे मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इससे भी अभी मैं बताऊंगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताऊंगा। ब्रेक में थोड़ा सा मैं अपने गले के लिए ये तो गार्गल कर लेता हूं, तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो मेरे लिए भी भारी जा रहा है बोलना। ठीक है, तो यस, ये दो चीजें अभी आपको समझाता हूं, और फिर उसके बाद में जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझाता हूं कि क्यों बाद में टर्मिनोलॉजी को इंसर्ट किया गया। ठीक है, चलो ले लो यार, 10 मिनट का ब्रेक ले लो भाई। क्या टाइम हुआ है, 9:52 हुई है ना। 10 बजे तक अपन स्टार्ट करते हैं वापस से। हाँ जी, आ गए हो क्या? चलो यार, आपको आज मैं सोच रहा था, आज कुछ वीडियोस वगैरह का प्लान कर रहा था मैं, बट आज मैं सोच रहा हूँ आज नहीं ले पाऊंगा मैं, गले की इश्यूज के कारण। तो ये बार बार कफ आ रहा है ना तो बोलने में इफेक्टिव हो पा रहा है, और ना मैं फोकस कर पा रहा हूँ चीज़ों पे। तो आज मैं सोचता हूँ आपका जो बैकलॉग है, आप सभी आ गए क्या? आपका जो भी बैकलॉग रहा है टीडीएस का, या जो भी, एक बार कंप्लीट कर लो, क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट कर लो। तो आपको ये 1-2 दिन का, जो ज़्यादा मैंने लिया नहीं है, इवन कैपिटल गेन मैंने अभी कुछ लिया नहीं है, आप ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ट्रांसफर वाला पार्ट है जो मैं वापस कल से वापस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी कैपिटल गेन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बिंदास रहो, रिलैक्स रहो। तो मेरे हिसाब से बैकलॉग को कंप्लीट करो, और जो भी बैकलॉग रहा है ना उसे क्लोज कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं भी क्या है कि मैं इफेक्टिवली मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ ना, तो मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे भी। क्या है कि सिर्फ बैठ के पढ़ने से फिर मज़ा नहीं आता यार, सिंपल सी बात है। मेरे को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, और फिर वो गले में बार बार इश्यू होने के कारण मतलब रेस्ट्रिक्शंस तो आ ही रही है। तो वो मैं भी एकदम, क्या है कि आज थोड़ा सा अब एकदम प्रॉपर रिकवर हो जाऊंगा ना, तो थोड़ा गला भी एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो मज़ा भी आएगा। और ये 3-4 दिन हो गए वायरल से यार, बड़ा बेकार है साला वायरल। तो आप सब क्या करो, बैकलॉग कंप्लीट करो, है ना। फिर वही मैंने भी यही सोचा था, मैंने कहा यार आराम से इन सबको बैकलॉग कंप्लीट करने देते हैं, देन विल स्टार्ट। और मैं अब क्या करूँगा, 9 बजे से ही लूँगा, अभी 2 घंटे लूँगा, जब तक मैं थोड़ा सा कहते ना प्रॉपर ना हो जाऊँ कुछ दिन तक, है ना। तब तक मैं 9 से 11, और मैं फिर वहीं आऊँगा, है ना। मतलब चलो जो फिजिकल वाले हैं वो मेरे साथ वहाँ कनेक्ट कर लेंगे 9 से या 9:30 से, टेंटेटिवली मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब अपना क्या करो, बैकलॉग कंप्लीट कर लो, जो मैंने काम दिए हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। आपका मैंने आपको क्या क्या बताए हुए हैं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं पीजीबीपी के। अच्छा, आपको वो भेजना था ना मुझे आंसर शीट, वो भेज देता हूँ, रुको। पीजीबीपी की आंसर शीट पेंडिंग थी, किसकी थी? पीजीबीपी की थी ना, या टीडीएस की थी?
टीडीएस की मैंने भेजी नहीं ना तुम्हें, लो भेज रहा हूं, रुको, ताकि तुम उसे सॉल्व कर लो, ठीक है, ताकि तुम उसे सॉल्व कर लो। मैं अभी भेज ही रहा हूं, ताकि अगर किसी का टीडीएस बैकलॉग रह रहा है तो टीडीएस कंप्लीट कर लो, ठीक है। ठीक है, बम्पर क्वेश्चन ऑफ पीजीबीपी, इट्स ओके, या हाँ सर, बम्प उसको पीजीबीपी क्वेश्चन का तो मैंने दे दिया था ना तुम्हें रेस्पॉन्स, मैंने शायद टीडीएस नहीं भेजा था तुमको, टीडीएस का भेज देता हूँ, ठीक है। चलो फिर आज अभी इतना ही लेते हैं यार, मैं खुद भी, मेरे को भी लग रहा था कि यार मजा नहीं आ रहा यार, मेरे को क्या, जब मजा नहीं आता ना फिर क्या फायदा यार, और ज्यादा बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वहां अटक रहा हूँ बार बार में, ठीक है। तो फिर वो मैंने कहा कि यार आज रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ताकि कल आपके लिए वापस प्रॉपर कर, मतलब 1-2 दिन लग जाएगा यार, मैं बोलता हूँ 1-2 दिन तो लग ही जाता है इसमें, मेरे को जब वायरल होता है तो होता ही है साला, मेरे साथ प्रॉब्लम है और ज़्यादा ही होता है, मेरे को जुकाम वो ज़्यादा ही होते हैं। चलो कल मिलते हैं फिर, कल 9 बजे स्टार्ट करेंगे, 9 साढ़े 9 लगभग, टेंटेटिव मान के चलो 9 बजे स्टार्ट कर दूंगा वैसे तो मैं, ठीक है। हाँ टीडीएस और पीजीबीपी दोनों का भेज रहा हूँ मैं अभी आपको, दोनों का ही भेज रहा हूँ, ठीक है। ईएस से कंफ्यूज मत होना, फंडामेंटल्स मजबूत रखना, ईएस में मैंने अभी चेंज नहीं किए हैं, बट यस मैं चेंज कर दूंगा, है ना, मैं चेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो शाम को भेजता हूँ, रुको ईएस में चेंज करवा के फिर मैं आपको शाम को भेजता हूँ, ठीक है ना, शाम को भेजता हूँ, डन 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 डन, ओके। अच्छा मैंने आंसर नहीं भेजा था, आंसर भी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ में जो कनेक्ट है ना, मैं क्या करता हूँ उसको टुकड़ों में तोड़वाता हूँ, मैं कर दूंगा, चलो मैं भेजता हूँ, शाम को अपडेट करके भेजता हूँ, तो आप सभी के लिए अपडेटेड हो जाएगा और इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, भेजता हूँ आज शाम तक आपको सबको भेजूंगा। इसमें से जो मेरे वॉलेंटियर्स है ना वो मेरे को रिमाइंड कराएंगे, सर क्वेश्चन आंसर वो भेजना है, राइट, who will be the volunteers, remind me on the group। 6 बजे तक अगर आपको ना मिल पाए तो आप हम वॉलेंटियर्स मिलके भेज देंगे वैसे, लेकिन वॉलेंटियर्स में से ही एक है ना, वो 4 तारीख तक ठीक हो जाए। हाँ यार 4 तारीख का भी काम है, 4 तारीख का तुम सब आना, आ रहे हो ना भाई सॉरी 4 तारीख को आ रहे हो ना, कौन कौन पूना में, कौन कौन है मुझे ये बताओ पहले तो। भरत आप आ रहे हो, आदित्य, दोनों आदित्य को लेके आ रहे हो ना सॉरी, हाँ जी 4 तारीख को तुम ज्वाइन हो रहे हो ना लाइव, जो यहां पर नहीं है वो लाइव ज्वाइन हो जाओ, जो पूना या पूना के आसपास है वो आ जाओ, फिजिकली आ जाओ। भरत आप तो आ रहे हो, आपके लिए आदित्य के लिए मैंने स्पेसिफिकली सीट रिजर्व करवाई है। राहुल ऑनलाइन आ रहा है, ओके, आयुषी ऑनलाइन, ओके वेरी गुड, ओके, आशुतोष आरवा ऑनलाइन, ओके, रजिस्टर्ड किया है, ओके, दोनों ने कर लिया, आपने भी कर लिया, मतलब आप 3 तो आ ही रहे हो, करेक्ट। हाँ वहां पर आओ, जो जो पूना में है ना वो आओ, 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन है, इमीडिएट रिफंडेबल है, जैसे ही आप वहां आओगे आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आप सभी की सीट तो मैंने रिजर्व करा के रख रखी थी, तो बस तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना था। बाकी हो क्या रहा है, बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन कराने हैं ना, सेलेक्टेड क्राउड को ही अपन इन कर रहे हैं ठीक है ना, बाकी को अपन इन नहीं कर रहे, क्योंकि ओनली 300 सीट्स आर देयर और अपने पास रजिस्ट्रेशन बहुत सारे ज्यादा हैं, तो ऑलरेडी अपन सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड, जो अपने सेलेक्टेड क्राउड हैं, सिर्फ उन्हीं को अपन वहां पर बुला रहे हैं, क्योंकि यहां पर होगा क्या, 1.5 घंटे का डिनर है, जहां टी स्नैक्स वगैरह आपको मिलेंगे, प्लस डिनर भी है आपका, हयात 5 स्टार प्रॉपर्टी है वो, वहां पे डिनर भाई साहब, है ना, तो वहां पे, और वो सारा कॉम्प्लीमेंट्री, आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको तो 500 रुपीज अभी पे करना है और वो जाओ जब रिफंड लेके जाना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना, 1 रुपया नहीं लगना आपका। और ऑनलाइन यस दिस इज ऑल्सो फ्री, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, सो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, ठीक है। चलो जी 4 तारीख तक ठीक हो जाता हूं, मेरे को लगता है ये, मैं प्लानिंग यही थी यार मेरी कि 4 तारीख तक कैपिटल गेन को कंप्लीट कर लेते, एक लोड खत्म हो जाता, दीपावली का टारगेट ले रखा था ना मैंने,
कि दीपावली के पहले पहले तुम्हारे को सारा कंप्लीट कराना है, तो वो थोड़ा सा मेरे वो था। हाँ, आपकी सेवा में कमी नहीं होगी हुजूर, पधारो तो सही। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय बाय। वॉलंटियर्स टीम मैं अभी आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, अभी मैं आपसे सभी से कनेक्ट कर रहा हूँ, अपनी जो वॉलंटियर्स टीम है उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ। बाय बाय बाय।